एक नारा लगा दो मराठा जी के समर्थन में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अब की बार मराठा जी आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं। मराठा जी आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं। ठीक, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। हरियाणा के रोड बिरादरी को गौरवशाली पहचान दिलाने वाले वीर योद्धा मराठा योद्धा वीरेंद्र मराठा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने यहाँ पर रोड बिरादरी जिसकी कोई पहचान नहीं थी उसको एक ऐतिहासिक शौर्यशाली पहचान दिलाई। और आज मराठा बिरादरी हरियाणा में अपने आप को सर उठा के कह सकते हैं कि हम बहुत बड़े योद्धा रहे, हमने पानीपत की लड़ाई लड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने एक पहली बार एक क्षेत्रीय दल हरियाणा एकता पार्टी बनाई थी, जो पार्टी काफ़ी मशहूर रही और समय चलता रहा और मराठा जी आगे बढ़ते रहे, लगातार आगे बढ़ते रहे। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी के बाद एक राजनेता बने मराठा जी ने काफ़ी प्रयास किए और आज भी मराठा जी की लोकप्रियता चरम पर है। लोग आज ग्रामीण क्षेत्र में मराठा जी को, पूरे उत्तर हरियाणा में आज मराठा जी को अपने एक राजनीतिक और सामाजिक योद्धा के रूप में मानते हैं। और मराठा जी आने वाले समय में सांसद के लिए प्रबल दावेदार हैं करनाल लोकसभा सीट से, और निश्चित ही वो हरियाणा से रोड और मराठा बिरादरी का प्रतिनिधित्व करेंगे। मराठा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बड़ा गौरवशाली सफ़र रहा। तो आगे क्या आपकी तैयारियां हैं, थोड़ा आप ये बताइए। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपके बातों में सुधार कर दूँ। एक तो एकता पार्टी की बजाय एकता शक्ति पार्टी रही। जी हाँ। दूसरा, हम सिर्फ मराठा समाज का या रोडों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। अगर यहाँ लोकसभा से हमें मौका मिलता है तो वह प्रतिनिधित्व करनाल लोकसभा क्षेत्र में रहने वाले सभी समाज के व्यक्तियों का होगा और सबके हित की ही हम रक्षा करेंगे और सबका हितों को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। जैसे आपने छत्तीस बिरादरी की लड़ाई लड़ी शुरू से ही एकता शक्ति पार्टी के रूप में वैसे तौर पर, तो आपका अब तक क्या एक्सपीरियंस है हरियाणा उत्तर हरियाणा को लेकर? क्या उत्तर हरियाणा के हित सुरक्षित हो पाए पिछले इस मिलेनियम में? नहीं, जिस तरह से होने चाहिए और जिस तरह से उत्तर हरियाणा के लोगों में एक आत्मविश्वास की भावना पैदा होनी चाहिए, उस हिसाब से तो मैं कहूँगा यहाँ सुरक्षित नहीं हो पाए। क्योंकि राजनीति मैंने देखा है, हम तो थोड़ा सा सरल स्वभाव के हैं, लेकिन राजनीति सारी की सारी चालाकियों से भरी पड़ी है। जी 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 है। और लोग समझते हैं कि जब भी कोई चालाकी वाली बात होती है या झूठ की बात होती है तो राजनीति से उसको जोड़ते हैं। मेरा विश्वास दूसरा है, राजनीति भी बिल्कुल सच्चाई से ही चलती है, चालाकी और झूठ से नहीं चलती। अगर वह चली भी है तो अंततः जिसने भी चालाकी और झूठ का सहारा लिया वह नुकसान में रहा है। और हम तो ये समझते हैं जो भी हम पीछे एकता शक्ति पार्टी में मुद्दे लेके चले थे, जैसे उत्तर हरियाणा की उपेक्षा हो रही है और वह उपेक्षा समझिए आज भी है। आज भी उत्तर हरियाणा वाले कहाँ खुश हैं, आज भी उत्तर हरियाणा वाले घुटन में हैं। और अब इस सरकार की तो जहाँ तक बात मैं कहूँगा तो इससे तो कोई भी वर्ग कोई का भी खुश नहीं है। तो जैसे मतलब आपके उत्तर हरियाणा लड़ रही, उस लड़ाई का ये रिजल्ट रहा कि उत्तर हरियाणा से चुने व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया। आपकी लड़ाई के कारण नहीं, उत्तर करनाल से विधायक को मुख्यमंत्री बनाया गया, भाजपा मुख्यमंत्री बना। इसके अलावा दूसरी चीजें भी रही, लेकिन करनाल एक पिकनिक स्पॉट है, पॉलिटिकल पिकनिक स्पॉट के अलावा आगे नहीं बढ़ पाया। तो उसके पीछे किसका दोष आप मानते हैं कि करनाल में जो भी आता है राजनीतिक पिकनिक बना के चला जाता है और लोगों को ठग जाता है, उसके बाद फिर दूसरा आता है वो ठग जाता है? क्यों नहीं करनाल में अच्छी लीडरशिप डेवलप हो पाई? आपने हालांकि डेवलप करने की कोशिश की उत्तर हरियाणा में, लेकिन कहाँ कमी रही? जो मैंने अब तक देखा है, करनाल का जो वोटर है वो वोट तक ही सीमित रहता है। जी 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 हाँ। वो एक कार्यकर्ता का रूप नहीं ले पाता और राजनीति के प्रति थोड़ा सा उसका उदासीन रवैया रहता है। अगर वो अपने आप को सक्रिय समझता भी है तो थोड़ा सा वह समझो में एक भ्रम की स्थिति में है। क्योंकि जिस तरह से और हरियाणा के हिस्सों में लोग सक्रियता से राजनीति में भाग लेते हैं और जिस तरह से एक जागरूकता का वो परिचय देते हैं, तो वैसा परिचय अब तक करनाल वालों ने कभी दिया नहीं। इस बार का जो चुनाव अब हम समझते हैं
क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम जरूर लगा देते हैं। करनाल के लोग इस बात को अब समझ रहे हैं और ये अपने किसी स्थानीय व्यक्ति को इस बार मैं समझता हूँ कि बड़े भारी मतों से ऐसा जिता के भेजेंगे कि पिछली जो कमियां रही हैं वो कमियां भी नजर आनी बंद हो जाएंगी। जैसे आपके पिताजी आरएसएस के पोषक रहे, वो आरएसएस के लिए बड़े आपके पिताजी ने काम किया, यहाँ आरएसएस की मतलब एक बढ़ाई आगे बढ़ाई, और भाजपा के भी एक जनसंघ के एक मंत्री भी रहे, जनसंघ में मंत्री भी रहे वो। तो क्या कर रहा कि अब आरएसएस जनसंघ और भाजपा में क्या प्रबंध कर पाते हैं? आपके पिताजी के समय की आरएसएस जनसंघ और आज की आरएसएस और भाजपा? उस समय बहुत छोटा संगठन था। हाँ हाँ। एक परिवार की तरह से सितारे। मेरे पिताजी हरियाणा जनसंघ के अध्यक्ष रहे, तो जनसंघ में और आरएसएस में कोई अंतर नहीं था, एक ही बात थी। तो सारे आपस में बड़ा मिलजुल के रहते थे। उस समय हमने कोई चलाकियां भी हमें नजर नहीं आई, लेकिन अब तो चलाकियां इनमें भी बहुत ज्यादा हो गई हैं। और उस समय इतनी बात नहीं थी, व्यक्ति का वजूद बना रहता था। अब ये व्यक्ति का वजूद भी खत्म करने में लगे रहते हैं। तो समझ नहीं आई कि अब आरएसएस कौन सी राह पे चल रही है, किस तरफ देश को ले जाना चाहती है। जैसे मोदी जी का भी आपने पुराना टाइम देखा, मोदी जी आपके पास आते रहे, आपके पिताजी के पास आते रहे, आपके पिताजी से कई राजनीतिक उन्होंने खूबियाँ सीखी हैं, कई चीज़ें रही हैं। सुषमा स्वराज जी भी आपके पिताजी की काफ़ी नज़दीक रही, और भी कई बड़े भाजपा के नेता जो आज चरम पर है। मनोहर जी भी यहाँ प्रचारक रहे, आपके पिताजी के काफ़ी शागिर्द रहे। तो आज ये इतने कैसे बदल गए? मतलब मोदी जी को भी आपने पुराना टाइम देखा है, आपने मनोहर जी का भी देखा है, औरों का भी देखा है। नहीं, समय की बात होती है, संबंध तो हमारे भी इनसे सबसे हैं, पर इनकी राजनीति की राह अलग है, हमारी राजनीति की राह अलग है। तो जिस तरह की नीतियों पे चल रहे हैं वो ज्यादा हमें इस समय पसंद नहीं है। तो हम जो है समावेशी समाज को चाहते हैं। ये अपना जो है पता नहीं किस तरह का ध्रुवीकरण करने में लगे हुए हैं, जो मैं समझता हूँ देश के लिए अच्छा नहीं है। जो कल राम मंदिर का उद्घाटन है, कल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है, तो आप क्या मानते हैं? आपने भी, आपके परिवार ने बड़ा संघर्ष किया राम मंदिर के लिए, अयोध्या में भगवान राम की स्थापना की है। राम का मंदिर बनना चाहिए, ठीक है, और राम का राजनीतिकरण जो है वो नहीं होना चाहिए। राम तो भारतवर्ष में कोई भी हो, और मैं समझता हूँ किसी भी मत का क्यों न हो, सारे के सारे राम को तो एक आदर्श पुरुष भी मानते हैं, और राम से सबको प्रेम भी है, और राम के लिए बहुत बड़ी सम्मान। अगर हरियाणा में इंडिया गठबंधन काम नहीं कर पाता और इंडिया गठबंधन के लोगों को पर्याप्त सीटें नहीं मिल पाती, तो वहाँ विपक्ष का क्या भविष्यवाणी है? क्या कांग्रेस यहाँ पर अकेले के दम पे काम कर लेगी? नहीं, कांग्रेस अकेले कहीं भी नहीं कर पाएगी। ये तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव ने दिखा दी है। जी 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 हाँ। दक्षिण के राज्यों की बात कुछ भी हो, लेकिन उत्तरी भारत में, हिंदी बेल्ट में कांग्रेस अकेले आएगी तो मुंह की खाएगी, और इसका हाशिर पहले से भी बुरा हो सकता है। कांग्रेस को तो कितना भी त्याग क्यों ना करना पड़े, कितने भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, कांग्रेस को तो सारे दलों को एक करके और सब में सीटों का ठीक से बंटवारा करके, और समझिए एक ऐसा परिचय देना चाहिए कि जैसे पहले वाली कांग्रेस नहीं है, एक बदली हुई कांग्रेस इस समय है, जो लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखेगी। इसके नेता सिर्फ अपने अपने तक सीमित न रह के लोगों के हित ही सब है। जैसे इंडिया गठबंधन की बात चल रही है, इंडिया गठबंधन, तो आप क्या मानते हैं, क्या यहाँ चल पाएगा? जिससे हुड्डा कहते हैं कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करते, हमारी स्थिति मजबूत है। शैलजा कुछ कहती है, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हम गठबंधन करेंगे, राहुल जी कहते हैं हम गठबंधन करेंगे। तो किसकी बात इसमें मानी जाए? ये तो स्वाभाविक है, नेचुरली जो ऊपर वाले कहेंगे, राहुल जी जो कहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। उसमें स्थानीय नेताओं का ठीक है, उनसे सलाह ली जा सकती है, पर अंततः तो जो है वो जो उनका विचार ही चलेगा। तो इंडिया गठबंधन के आप साझा उम्मीदवार होंगे करनाल में, जैसी मतलब लगभग तय है ये बात, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी, क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस चुनाव में? लोकसभा चुनाव, चूंकि लोकसभा चुनावी वर्ष है, लोकसभा की घंटी अब कुछ दिनों में ही बजने वाली है। एक बार थोड़ा सा इसमें अंतिम निर्णय हो जाए, हाँ हाँ, और स्पष्ट रूप से लोगों के सामने आ जाए कैंडिडेचर के बारे में जहाँ तक बात है, उसके बाद हम सारी बात लोगों के सामने रखेंगे। तो हमारी जो नीतियां हैं, हमारे जो विचार हैं, वो लोगों से कोई छुपे हुए तो है नहीं, सारे पहले से लोगों को। क्या मुद्दे, चुनावी मुद्दे रहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में हरियाणा के, उत्तर हरियाणा के और वस्तुतः करनाल के?
इस टाइम कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहेगा। इस टाइम तो ये मुद्दा रहेगा बीजेपी रहे या ना रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। मुख्य मुद्दा तो यही रहेगा, क्योंकि अगर बीजेपी रहती है तो आगे फिर संविधान कितना सुरक्षित रहेगा, लोकतंत्र कितना सुरक्षित रहेगा और लोगों के हित कितने सुरक्षित रहेंगे, सभी इन्हीं बातों में निर्भर करता है। तो इस बार का जो चुनाव है वो तो बीजेपी ही मेन मुद्दा इसमें रहेगी। बीजेपी वर्सेज इंडिया गठबंधन, हाँ, वही मुद्दा रहेगा मेन मुद्दा। और अगर यदि इंडिया गठबंधन नहीं बन पाता हरियाणा में, इंडिया गठबंधन के लोगों को जगह नहीं मिलती, तो आपका क्या कदम होगा आने वाले टाइम में? मुझे तो देखो सीधा मेरी राय तो ये है, अगर इंडिया गठबंधन सफल रहा तो चुनाव एक तरफा है। अच्छा अच्छा। मेरे करनाल की सीट पे नहीं, सारे हिंदी बेल्ट में एक तरफा है। जी जी जी। दूसरा, और अगर इंडिया गठबंधन नहीं हो पाया, कांग्रेस अकेले लड़ती है, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी बहुमत से आने से कोई रोक नहीं पाएगा। यही भविष्यवाणी आपके सारे लोग मान रहे, इस बात को भरोसा कर रहे इस भविष्यवाणी पे। नहीं, एक हकीकत है, वास्तविक। तो आप करनाल के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि करनाल को राजनीतिक पिकनिक स्पॉट बनाने से बचाने के लिए किस तरह के अभियान करनाल के लोगों को छेड़ना चाहिए? मैं तो इस बारे में यही कहूँगा कि करनाल के लोग, मुझे लगता है इस टाइम जागरूकता आई हुई है लोगों में, और इस बार जो है निश्चित रूप से परिणाम अपने अधिकारों की सुरक्षा के फेवर में देंगे। और इंडिया गठबंधन की तरफ से हम यहाँ प्रत्याशी आते हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ शायद ये विक्ट्री मार्जिन हाईएस्ट हो जाए अभी हिंदुस्तान में, सारे भारत में, क्योंकि पिछली बार तो सेकंड हाईएस्ट मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट निकाली थी। इस बार जो है हाईएस्ट विक्ट्री मार्जिन से ये सीट इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी मराठा वीरेंद्र वर्मा सीट को निकाल देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया। और शरद पवार जी के बारे में आपकी क्या राय? शरद पवार जी फिर योद्धा की तरह उठ खड़े हुए। शरद पवार जी बहुत नेक आदमी है। शरद पवार जी के बारे में लोगों की राय जो मैं देख रहा था पहले थोड़ी सी भिन्न थी, लेकिन शरद पवार जी ने अपना प्रचार नहीं किया। शरद पवार जी महज एक ऐसे व्यक्ति आज मुझे दिखाई देते हैं, यदि शरद पवार जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया तो देश को ऐसी दिशा दे जाएंगे कि आने वाले सालों में विश्व की ये सबसे ताकतवर देश भारत बन जाएगा। आपको बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा सा फोटो ले लेता हूँ। चाय ठंडी हो गई, चाय नहीं कोई बात नहीं, फोटो ले लेते हैं। एक खबर के लिए फोटो हो जाएगा ना एक।